नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम जो भारत की खोज का दूसरा पाठ तलाश उसके अंतिम दो अंशों की बात करेंगे। तो पहला अंश है भारत की विविधता और एकता। एकता यूनिटी, विविधता डाइवर्सिटी। तो विविधता में एकता देखने के लिए भारत से अच्छा स्थान शायद ही कोई हो, ये आप भी समझते हैं। यहाँ की विविधता भी अद्भुत है जिसे स्पष्ट रूप से कोई भी देख सकता है। उत्तर पश्चिमी इलाके में रहने वाले पठान सुदूर दक्षिण छोर पर रहने वाले तमिल से बहुत कम समानता रखते हैं। इन अनेक विविधताओं के बावजूद सीमा के पास रहने वाले पठान पर भारत की छाप तमिल जैसी ही दिखाई देती है। अफ़गानिस्तान भारत के साथ हज़ारों वर्षों से जुड़ा रहा है। यहाँ के पुराने तुर्क, जिसे हम टर्की वगैरह कहते हैं अंग्रेज़ी में, और दूसरी जातियाँ जो मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने के पूर्व बौद्ध थीं और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थीं। यह क्षेत्र प्राचीन भारतीय संस्कृति के केंद्र में था। आज भी स्मारकों और मठों के अवशेषों में तक्षशिला के अवशेष मिल जाते हैं। तक्षशिला जो पुरानी सभ्यताएं हैं। यहाँ सारे भारत के अलावा एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण किया करते थे। कहा जाता ना, भारत विश्व गुरु था उस समय। धर्म परिवर्तन के बाद भी लोगों ने जो मानसिकता कर ली थी वह पूरी तरह ना बदल सकी। ये कहीं ना कहीं रह जाता है क्योंकि हालातों के अनुसार बदलते गए, परंतु सोच में वो आधार रहा। अन्य प्रांतवासियों की भी अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं, पर उनमें भारतीयता की गहरी छाप भी विद्यमान है। आश्चर्यजनक बात यह है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग सैकड़ों वर्षों तक अपनी पहचान बनाए रख सका। ठीक है बच्चों, तो आप समझ सकते हैं इसकी जानकारी पुरानी परंपराओं और अभिलेखों से भी मिलती है। जो इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, भारत की सभ्यता और संस्कृति ऐसी थी जिसने तमाम चीज़ों को आकार दिया। विदेशी प्रभाव भी भारतीय संस्कृति को प्रभावित न कर सके, इसलिए तो भारत टिका है गुलाम होने के बावजूद और उसी में समाहित हो गए। भारतीय मानस में एकता की भावना सर्वोपरि रही। यहाँ विश्वासों और रीति रिवाजों के प्रति अपार सहिष्णुता का पालन किया गया। सहिष्णुता का मतलब बच्चों सहनशीलता, टॉलरेंस, जो आज भी है। इसलिए भारत लड़ाई से बेहतर इकट्ठे रहने में विश्वास करता है। नेहरू जी का मानना था कि अब तक के ज्ञात इतिहास में एक भारतवासी भारत के किसी भी भाग में जाकर भी वहाँ अपने घर की सी अपनेपन की अनुभूति करता है, जबकि अन्य देश में जाकर वह अजनबी और परदेशी महसूस करता है। गैर भारतीय धर्म मानने वाले जो भारत में आकर बस गए, वे कई पीढ़ियों के बाद भारतीय होकर रह गए। यहूदी, पारसी, मुसलमानों को देखकर इसे जाना समझा जा सकता है। जिन भारतीयों ने इन धर्मों को स्वीकार कर लिया, वे भी धर्म परिवर्तन के बावजूद भारतीय बने रहे। आज जब राष्ट्रवाद की अवधारणा विकसित हो गई है, राष्ट्रवाद मतलब एक देश की भावना, ये उस समय की बात कर रहे हैं जब चाचा नेहरू पाठ लिख रहे थे, तो विदेशों में भारतीय अधिक एकजुट होकर रहते हैं। आज हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाएं, वह हिंदुस्तानी ही कहलाएगा। हमने कई चलचित्रें देखी हैं, ठीक है ना, अब जिसमें से पीके है, ठीक है, कई ऐसी और चलचित्रें हैं जिसमें दिल फिर भी दिल है हिंदुस्तानी नाम, तो भाव वही रहते हैं। गदर देखी है ना, तो कई चीज़ें आती हैं। तो इसी प्रकार मतलब जो हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी जाए वह हिंदुस्तानी ही कहलाएगा। इसी प्रकार हिंदुस्तानी मुसलमानों को किसी भी देश में हिंदुस्तानी ही कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों, आपका अपना नाम जो मर्ज़ी हो, जो पिताजी दादा परदादा का नाम चला रहा है वही चलता है ना। नेहरू जी सोचते थे कि अपनी मातृभूमि के बारे में हर कोई अपने अपने ढंग से सोचता है। वे अनगिनत छोटे छोटे गांवों, कस्बों, शहरों तथा दूर दूर तक फैले खेतों के बारे में सोचते थे, जहाँ जहाँ वे गए थे। बेटा जितना आप घूमेंगे उतना ही दुनिया को जानेंगे। वर्षा ऋतु की जादुई बरसात धरती का सौंदर्य बढ़ा देती है। विशाल नदियों में बहता जल, बर्फ़ में ढके खैबर पास के बारे में, बर्फीले हिमालय के बारे में, नवजात फूलों से भरी पहाड़ी घाटी और उनके बीच से बहता झरना, इनमें जो सुंदर तस्वीर बनती है उसे नेहरू जी संजोए रखते थे। भाई भारत में आपको कहीं भी, चाहे स्विट्ज़रलैंड देखना हो, ठीक है, क्या कहते हैं, अमेज़ोन देखना हो, उस तरह की हर जगह मिल जाएगी, बस खोजने की ज़रूरत है। भारत बहुत बड़ा है, विचित्र है। आगे अंश है जन संस्कृति। भारत की तलाश
के क्रम में चाचा नेहरू जी जब भारतीय जनता के जीवन की गतिशीलता देखते तो उसका संबंध अतीत से जोड़ते थे, मतलब बीते हुए कल से, जबकि इन लोगों की नज़रें भविष्य पर टिकी रहती थी। हमारी भविष्य पर रहती ना। उन्हें हर जगह ऐसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, पृष्ठभूमि मतलब आधार, जो लोगों को प्रभावित कर रही थी। उनमें कहीं ना कहीं भाव परिवर्तन भी हो जाते हैं। इस पृष्ठभूमि में लोक दर्शन, परंपरा, इतिहास, प्राचीन कथाएं और मिथकों का ऐसा मेल है। प्राचीन कथाएं, इतिहास, इन चीज़ों सभी को मिथक होते बेटा जो होना बस बन जाए बात, जिन्हें अलग कर पाना संभव ना था। निरक्षर लोग, निरक्षर मतलब इलिटरेट, जो पढ़े लिखे ना हो, लोग भी इस पृष्ठभूमि के हिस्सेदार थे। इनके बीच रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ अपनी पहुंच बनाए हुए थे। उनकी घटना, कथा आदि का नैतिक अर्थ हर मानस पर अंकित था, चाहे पढ़ा लिखा चाहे ना पढ़ा हो। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद और नैतिक उपदेशों से भरी कहानियाँ याद थी। आप गौर करना, कबीर जी के दोहे वगैरह हमें नहीं याद होते, पर इन सभी को याद हैं जो हमारे पुराने लोग हैं। चाहे उन्हें हम अनपढ़ कहते हैं, पर बहुत ज्ञानवान हैं हमसे। नेहरू जी ने महसूस किया कि यदि उनके मन में लिखित इतिहास और सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार है, तो इन किसानों के मन में भी वैसी ही तस्वीर है। उनके मन की ये तस्वीरें किसी साहित्य से कम नहीं हैं। इससे स्पष्ट होता था कि इनमें बौद्धिक विश्लेषण की शक्ति भरी है, अर्थात जो बुद्धि है बड़ी अच्छी चलती है। ठीक है। तो बच्चों, अपनी इस यात्रा में नेहरू जी ने इन किसानों के चेहरे, आकार और चाल ढाल को देखा। उनके चेहरे संवेदनशील, सेंसिटिव, देह बलिष्ठ, शरीर बलशाली तथा महिलाओं में लावण्य, लावण्य मतलब उनकी सुंदरता, नम्रता, गरिमा और संतुलन के साथ अवसाद रहता था। अवसाद, डिप्रेशन, चिंता। किसी देहाती रास्ते पर चलते हुए जब वे मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री को देखते तो आश्चर्यचकित रह जाते थे, क्योंकि इनसे भित्ति चित्रों की याद तरोताज़ा हो जाती थी। भित्ति चित्र जो पुराने गुफाओं वगैरह में बने हैं, वे सोचते थे कि इतने भयानक कष्ट सहने के बाद भी यह सौंदर्य कैसे बना रह सका। यही हमें भी सीखना है बच्चों। उन्हें लगा कि इन लोगों के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है, पर इन्हें ऐसा करने का अवसर मिलना चाहिए। सांड की आँख चलचित्र है, उसमें दादियाँ जो बुज़ुर्ग, उन्होंने निशाने लगाए, तो मौके की बात होती है, चौका हर कोई लगा सकता है। नेहरू जी ने देखा कि उस समय भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी ना थी। चारों ओर गरीबी और विपत्तियों का साम्राज्य था। हाँ, अब गरीब इंसान पहले खाने का सोचेगा। इससे ज़िंदगी कुरूप बन गई थी। समाज में भ्रष्टाचार और असुरक्षा की स्थिति बन गई थी, पर भारत की सच्चाई यही थी। यह सब कुछ होने के बाद भी स्थिति को स्वीकारने की प्रबल प्रवृत्ति, नम्रता और भलवन साहत थी, जो हज़ारों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत की देन थी। ठीक है बच्चों, कि यह सब कुछ होने के बाद भी स्थिति को स्वीकारना, हालातों को स्वीकारने की प्रबल प्रवृत्ति, नम्रता मतलब एक पोलाइटनेस और भलमन साहत, एक भोलापन था, जो हज़ारों वर्षों की हमारी सांस्कृतिक विरासत की देन था, और इसे दुर्भाग्य भी ना मिटा पाया। ठीक है, इसे दुर्भाग्य भी ना मिटा पाया, और हमें मिटना नहीं है। हालात जैसे मर्जी हों, अर्थात भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्वों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। ठीक है बच्चों, तो यही हमारी जन संस्कृति का अंश है। तो अब अगले पाठ में अगला हिस्सा देखेंगे। धन्यवाद।